इसके लास्ट के लेक्चर्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो बेस्ड है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इस टॉपिक को हम ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है, क्या मतलब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो लेट सपोज इसको समझने के लिए हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। क्या है कंडक्टर? लेट सपोज ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। और ये आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है अलोंग विथ की। क्लियर? अब ऑब्वियस बात है ये कंडक्टर है तो इसके पास जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव आयंस भी होंगे। यस, क्योंकि कंडक्टर क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इतना क्लियर? नाउ जैसे ही आप इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस, है ना, एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। यस, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सारी बातें। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना, तो ये कंडक्टर अभी कहाँ प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस्ड है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस हुआ वैसे ही इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमेशा जो ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो किस डायरेक्शन में होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं विथ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जब ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए, है ना, तो इनके रास्ते में अब कौन आएगा, कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस। ये क्या करना स्टार्ट करेंगे, कॉलिजन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे, कॉलिजन। फिर से समझो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया विथ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, इनकी जो जैसे ही एक्सीलरेशन करना स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या गेन कर लिया, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। ठीक है, अब पास में कौन है इसके, पॉजिटिव आयन। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव आयन को कोलाइड किया, कॉलिजन हुआ। और कॉलिजन जब होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट, जिसमें हीट में। तो यही कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पॉइंट से समझ में आ गया? ठीक है भाई, क्या है, जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने से उसमें प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मींस एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सीलरेशन के थ्रू ये काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी गेन करके इनके अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव आयन से कोलाइड होते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीटिंग। ठीक है, तो इट मींस ये सारी चीजें कब हो रही हैं, जब इस कंडक्टर के थ्रू क्या फ्लो हो रहा है, करंट, है ना। क्लियर? तो व्हेन एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट अराउंड इट। ये अपने सराउंड क्या करना स्टार्ट कर देता है, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना, नोट कर लेते हैं इसको। व्हेन अ करंट flowing through a conductor, it produces
heat around it. This phenomenon is known as heating effect of electric current. Heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि इस कॉन्सेप्ट को हमने नेम दे दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये अगर इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने सराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा? तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक साइंटिस्ट हुए जूल, इन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये जो हीट होगी, हीट प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the current, the square of the current flowing through it. ठीक है? And directly proportional to resistance of the wire, and directly proportional to the time. ठीक है? तो इस लॉ को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीट। क्लियर? तो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस बाय a current carrying conductor is directly proportional to the square of the current, its resistance and the time, ठीक है? This is called Joule's law. Now according to Joule's law, H directly proportional to I square, H directly proportional to R, H directly proportional to T। कंबाइन कर दें, है ना? तो अगर हम कंबाइन करें तो क्या होगा? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। नाउ रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन, क्या आ जाएगा आपका? H इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट K I स्क्वायर R, ठीक है? नाउ from the definition of K, from the dimension, the value K equal to 1। अब ये डायमेंशन आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना? डायमेंशंस क्लियर? उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से K को डिफाइन किया है कि K की वैल्यू क्या हो जाए? 1। देन
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, H स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज नोन एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक वायर मैंने कंसीडर किया है ना, तो किस वायर के थ्रू हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कॉपर और नाइट्रोन। तो भाई यहाँ पर क्या दिख रहा है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सेम टाइम के लिए सेम करंट फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है। तो किसके थ्रू हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, नाइट्रोन के थ्रू। क्यों? उसका रीजन, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोन, ठीक है। तो नाइट्रोन का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जितना हीट नाइट्रोन के थ्रू प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उससे कम किस में प्रोड्यूस होगा, कॉपर। इसलिए जितने भी हमारे मेटालिक वायर होते हैं, ठीक है, वो किसके बने हुए होते हैं, मोस्टली कॉपर के। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है ना। अब कॉपर के वायर को क्यों यूज कर रहे हैं, एक तो रीजन है रेजिस्टेंस कम है, दूसरा कम हीट प्रोड्यूस होगी। कम हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, कम हीट प्रोड्यूस होने का मतलब है कि उसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, यानी कि जो एनर्जी डिसिपेशन है, एनर्जी लॉस है, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। इसलिए हम किस वायर का यूज कर रहे हैं, कॉपर के वायर का यूज कर रहे हैं। नाइट्रोन का वायर भी हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, हीटर में, गीजर में, है ना। क्योंकि हमें वहां पर सडनली क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट देखना है। करंट फ्लो हुआ, हमारा पानी क्या हो जाए, गर्म हो जाए, है ना। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, रूम क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, वो सॉरी हीट हो जाए। ठीक है, तो इस केसेस में हम क्या यूज करेंगे, नाइट्रोन का मतलब एक ऐसे वायर को हम कनेक्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। बात समझ में आ रही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ से जो हमने ऑब्टेन किया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अभी हमने क्या समझा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हमको समझना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो पर यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है ना, जितना यूज कर रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। वैसे भी हमने क्लास 9th में भी स्टडी किया है, क्लास 10th में भी स्टडी किया है, क्लास 11th में भी स्टडी किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? बेसिक थिंग क्या है इलेक्ट्रिक पावर की, वर्क डन अपॉन टाइम, यही तो होता है। पावर क्या है एक्चुअल में, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि एक पर यूनिट टाइम में, वह मतलब मीन्स क्या हुआ कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है ना, कितनी एनर्जी का हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितने एनर्जी से हम वर्क मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, बेसिकली वर्क डन। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन
इलेक्ट्रिक अप्लायंस इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम is known as its power, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, है ना। लेट्स सपोज ये कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बल्ब हो सकता है ना, फैन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, हीटर हो सकता है, गीज़र हो सकता है, कुछ भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो भी हमें अज्यूम करना चाहें वो यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे वोल्टेज कितना है V, क्लियर, और करंट फ्लो होगा I। तो वर्क डन देखो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना। तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन कितना होगा, समझते हैं हम इसको। वर्क डन, लेट्स सपोज इसमें Q चार्ज फ्लो हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन हो जाएगा V इंटू Q, यस और नो भाई। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू V। कोई दिक्कत समझ आ गया ना, ओके। नाउ अगर हम पावर की डेफिनेशन को देखें तो पावर क्या है एक्चुअली में, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन कितना हो रहा है V इंटू Q। देन P इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T, Q अपॉन T इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो P इज इक्वल टू B इंटू I। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्लियर। अब यहाँ से हम और भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं देखो, हमें पता है क्या कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं यहाँ पर क्या प्लेस कर दूँ, V की वैल्यू प्लेस कर दूँ तो एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। देन B की जगह आप रिप्लेस कर दें I इंटू आर, एंड I ऑलरेडी यहाँ पर है तो पावर हो जाएगा I स्क्वायर आर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने B की वैल्यू को प्लेस किया, अब हम किसकी वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं, I की वैल्यू को, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर I की जगह रिप्लेस कर दूँ V बाई आर, ठीक है, V बाई आर। देन फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I की जगह V अपॉन आर, देन P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूले हो गए, आगे समझ, कोई दिक्कत, ठीक। ये तो आपके पावर की बात होगी। मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखाना चाहूँगा जो बच्चे जिसमें मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला कब, ठीक है। वैसे तो एक जनरल क्वेश्चन होगा जहाँ पे कुछ इंडिकेशन नहीं होगा तब आप कोई सा फॉर्मूला यूज करो, डजंट मैटर ये, लेकिन जहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एक वर्ड जहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलता है एनर्जी डिसिपेटेड और पावर लॉस और एनर्जी लॉस। अब मुझे बताओ जो एनर्जी लॉस होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस जो होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, अभी समझाया बेटा। एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगी, अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट की फॉर्म में। एनर्जी लॉस हमेशा किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है, और हीट भी क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी ही है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, यस और नो, ठीक है। एनर्जी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और स्पेसिफिक बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
क्लियर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करें, तो जूल्स ने डिफाइन कर दिया कि जो भी भाई लॉस हो रहा है भाई आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस है, एनर्जी डिसिपेटेड है। तो कितना लॉस हो रहा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन टाइम, टी से डी कैंसिल, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आया कि भाई अगर न्यूमेरिकल में वो आपसे बोल रहा है कि एनर्जी डिसिपेटेड, पावर लॉस और एनर्जी लॉस, तब आपका फॉर्मूला यूज होगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब एक वर्ड और यूज करता है, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, बात छोड़, है ना, एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम देखो क्या है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, एग्जांपल से समझो इसको, अपने आप समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच लगा दिया, ठीक है भैया। अब मेरे को पता है कि ये कितने वॉट का है, लेने जाते हो ना शॉप पे, बल्ब लेने जाते हैं, बल्ब लेने गए, लेट सपोज अभी तो एलईडी है, तो एलईडी अगर हम लेने जा रहे हैं तो वो हमें पता होगा हमें कितने वॉट की लेनी है, 7 वॉट, 9 वॉट, है ना, 12 वॉट। अब अगर हम पहले के जाएं जहाँ पर एलईडी बल्ब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, है ना, तो हम बल्ब लेकर आते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है, देखा है, 100 वॉट का बल्ब। तो यानी कि देखो स्पेसिफिक क्या हो गया कि यहाँ पर ये क्या है, 100 वॉट का बल्ब है ना, और ये जो वर्क कर पाएगा वो कितने पे वर्क कर पाएगा, 220 लिखा हुआ होता है, स्पेसिफिक रेटेड होता है बल्ब पर। जब भी आप बल्ब लेने जाए तो उस पर देखना थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखा हुआ होगा, पावर इतनी है इसकी और इतना वोल्ट है, ठीक है भाई। अब ये इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें वो फाइंड आउट करना है बल्ब को ग्लो करने के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम। इसको कितनी एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम क्या होगा, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू आर, सॉरी, ठीक है। अब दोनों वर्ड को ध्यान से ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आए, एनर्जी डिसिपेटेड बोले, एनर्जी लॉस बोले, है ना, पावर लॉस बोले, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। लेकिन एनर्जी कंज्यूम्ड अगर वो बोलता है, ठीक है, न्यूमेरिकल में, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई। बात समझ में आ गई, कोई डाउट, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने बात कर ली, लेकिन पावर को मेजर किस में करते हैं, है ना, तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन टाइम, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या होगी, यही समझ लेते हैं इसको, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज क्या होगी यूनिट, देखो वर्क डन की यूनिट जूल एंड टाइम की यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है भाई। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी बताओ, जूल पर सेकेंड, है ना। तो SI यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल पावर की, वो होती है आपकी वॉट, क्या होगी आपकी वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा वॉट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यानी कि 1 वॉट इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड, देन इट्स पावर विल बी 1 वॉट, ठीक है। अगर डिफाइन करने को आ जाए तो डिफाइन कर देंगे ना, ठीक है। तो याद रखना है, डिफाइन करने को आ जाता है, डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर, तो आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है, नोट डाउन।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पावर कंजप्शन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। मतलब क्या, वो बहुत सारे अप्लायंसेस क्या है आपके कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, हम 2 और 3 का क्या कर देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो लेट सपोज ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ अप्लायंसेस कनेक्टेड है, 1 2 एंड 1 मोर 3। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ये है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ये है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ये है, ठीक है। लेट से इसकी जो पावर है वो P1 है, इसकी जो पावर है वो P2 है, इसकी जो पावर है वो P3 है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब लेकर आए, है ना, एक LED बल्ब लेकर आए, है ना, और एक आप कोई भी फैन ले आए, क्लियर। और कनेक्शन करना चाहो तो एक और आप ले आए, लेट सपोज हीटर ले आए, है ना, लेट सपोज आयरन ले आए, है ना, और सबको अपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी मैंने अभी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नेम लिए, सबकी पावर क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन सारे के सारे क्या एक ही पोटेंशियल पे वर्क करेंगे, यस, है ना। घर पे सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट, तो सभी उसी पे वर्क करेंगे। तो इट मीन्स सबकी जो रेटेड वोल्टेज है वो क्या होगी, सेम होगी या नहीं होगी, आया समझ, ठीक है। चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो गीजर हो, चाहे टीवी हो, चाहे फैन हो, सारे किस पे वर्क करते हैं, 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं। मतलब सबकी रेटेड सेम है। पावर कितना रेटेड है, P1 वोल्टेज V, पावर P2 वोल्टेज V, पावर V3 वोल्टेज V, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको सीरीज में मैंने कंबाइन कर रखा है, ये यहाँ पर मैंने कोई एक सोर्स लगा दिया, ठीक है, सोर्स, यहाँ पर स्विच लगा दिया, और ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट, क्लियर, ठीक है। तो सबका रेजिस्टेंस हम निकाल लें। अच्छा पूछा क्या है, देखो पावर कंजप्शन, अभी मैंने समझाया है पावर कंजप्शन का फॉर्मूला P = V²/R, ठीक है, V²/R, ओके। तो रेजिस्टेंस ऑफ ऑल अप्लायंसेस, शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंसेस connected in series, देखो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूं, तो अगर मैं बेसिक फार्मूले की बात करूं V²/R, ठीक है। अगर मैं इस अप्लायंस की, फर्स्ट अप्लायंस की बात करूं, तो फार्मूला क्या है, P1 = पावर P1, ठीक है, V², और लेट से इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ से ऑब्टेन हो गया, कितना हुआ, R1 = V²/P, कोई दिक्कत। सिमिलरली P2 फाइंड आउट, R2 फाइंड आउट कर सकता हूँ, R2 = V²/P2 and R3 = V²/P3, क्लियर। अब सारे किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। लेट से R इक्विवेलेंट, ठीक है, R1 + R2 + R3, यस और नो, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट अभी ऐसे ही रहने को, देखते हैं आगे क्या होगा। R1 की वैल्यू को मैं प्लेस कर सकता हूँ,
कितना हो जाएगा, v² बाई P1 प्लस v² प्लस v² P3। कोई दिक्कत? और ये आर इक्विवेलेंट यानी कि इन तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जगह मैंने एक अप्लायंस लगा रखा है, जिसका जो आर इक्विवेलेंट है, जितना इन तीनों का रेजिस्टेंस है वही एक सिंगल का रेजिस्टेंस है। वोल्टेज कितना है, V है, तो पावर, इफेक्टिव पावर कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव पावर P equivalent or we can say R equivalent is equal to V² upon P equivalent। yes or no? देखो फॉर्मूला तो सेम है ना, वही तो आएगा। ठीक है, देन R equivalent की जगह रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, V² बाई P equivalent इज इक्वल टू V² 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। B² से ये B² कैंसिल, देन हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ गया P equivalent इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन P equivalent 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 प्लस 1 अपॉन Pn। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नोट डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट्स सपोज आपके यहाँ पर 3 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी पावर P1 P2 P3। तो अगर ये इनकी ब्राइटनेस की बात करूँ, है ना, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, देखो इसकी बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, P1 इज इक्वल टू IR1²। क्लियर? ठीक है भाई, ब्राइटनेस क्यों हो रही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो इसका मतलब P1 इज इक्वल टू IR1²। ठीक है, इसकी अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो क्या होगा, P2 इज इक्वल टू IR2², सॉरी I²R1 एंड I²R2। ठीक है, इसकी अगर ब्राइटनेस की बात करें, P3 इज इक्वल टू I²R। इतना क्लियर? ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो करंट की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सभी में सेम है, सभी में सेम है। इसका मतलब ये है कि जिसकी लोएस्ट पावर होगी, देखो यहाँ पर 3 बल्ब है, तीनों के पास सीरीज में कनेक्टेड है, तो मतलब तीनों के पास करंट की वैल्यू सेम है, करंट की वैल्यू सेम। अब हमें एक रिलेशन देखने को मिल रहा है कंज्यूम का, एनर्जी कंज्यूम, ये हमने देखा था एनर्जी कंज्यूम। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो P है ना, चाहे आप यहाँ से देख लो, P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R की, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इतना क्लियर? ठीक है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि P की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है, ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम है तो I तो सब में सेम है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, H इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, यानी कि ग्लो कम होगा। क्लियर हुआ? लेकिन वहीं अगर पावर की वैल्यू कम है, लोएस्ट पावर है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा,
हाई होगा। और रेजिस्टेंस अगर हाई है तो H इज टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। रेजिस्टेंस हाई है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, हाई होगा। और जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाई होगा तो ब्राइटनेस भी लार्ज। तो वही यहाँ पर नोट पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, द बल्ब ऑफ लोएस्ट वोल्टेज विल हैव मैक्सिमम ब्राइटनेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई लोएस्ट वोल्टेज का बल्ब है, ठीक है, उसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्राइटनेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी में, आपके नंबर ऑफ बल्ब्स लगे हुए हैं, वो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किस बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी पावर वेटेज लोएस्ट वेटेज होगी, लोएस्ट वोल्टेज होगी, वोल्टेज का मतलब पावर होगी, वो मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी, उसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ से क्रिएट होता है, अगर मैं यहाँ पे हाई करंट फ्लो करा दूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में, वेरी हाई करंट, ठीक है, मैंने हाई करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, ऐसा करंट जो सेफ्टी, जितना सेफ्टी करंट होता है, सेफ्टी करंट मतलब अंडर द कंडीशन, ठीक है, उससे ज्यादा ना हो, उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो हो गया तो सबसे पहले इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। ठीक है, ये भी ऐसा क्वेश्चन आपसे केस स्टडी में पूछा जा सकता है। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, उसके लिए भी देखो भाई, जब हाई करंट फ्लो होगी, ठीक है, हाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसी में सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। क्लियर हुआ। और अगर जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी टेम्परेचर भी हाई होगा, और अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो जो वायर है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। बात समझ रहे ना, इसी कॉन्सेप्ट पे कौन वर्क करता है, फ्यूज। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बना कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन द करंट एक्सीड्स द सेफ्टी लिमिट, ठीक है, द बल्ब ऑफ लोएस्ट पावर देखो, लोएस्ट पावर है तो रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, लोएस्ट पावर है तो रेजिस्टेंस हाई होगा, लोएस्ट पावर विल फ्यूज फर्स्ट, सबसे पहले वो फ्यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ये दो नोट पॉइंट और नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं